हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने जीवन के लक्ष्य, और आज का पहला लक्ष्य क्या है कि हाथ में टेक्निकल हैंड हो, स्किल्ड हो, प्रशिक्षित हो। क्योंकि आज का दौर, वर्तमान बदलते परिवेश टेक्निकल हैंड का है। और ये टेक्निकल हैंड ऐसा है डीएलएड, जहां आप तो टेक्निकल हैंड बनते ही हैं, आप तो अपनी भविष्य को अपने मुट्ठी में करते ही हैं, आप देश के भविष्य का निर्माण का उत्तरदायित्व निभाने के लिए कृत संकल्प होते हैं। डीएलएड करने के बाद यदि आप ग्रेजुएशन कर लेते तो 1 से लेकर के 8 तक का शिक्षक बनने की आप काबिलियत हासिल कर लेते हैं। और ये डिग्री आपको हर जगह, बिहार तैयारी से लेकर के भविष्य के क्षेत्र में कहीं भी आपको सफलता के लिए पर्यायी बनेगा। तो आइए हम लोग संकल्प लें कि सफलता प्राप्त करना हमारा एकमात्र अधिकार है, और इस अधिकार को हम प्राप्त करेंगे। और प्राप्त कैसे करेंगे? बेहतर अध्ययन, बेहतर निर्देशन, बेहतर नॉलेज और ब्रीफ विश्लेषणात्मक क्षमता के द्वारा। और आज हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे? तो आपके सामने देखिए, आज उपलब्ध है 10/9/2025 जो कंप्यूटर बेस पर डीएलएड का एग्जाम हो चुका है, PYQ। क्योंकि PYQ ही वो रास्ता है, वो माध्यम है जो आपको भविष्य की मंजिल तक पहुंचाता है। इससे आपको जानकारी प्राप्त होती है कि किस एग्जाम में किस पैटर्न पर प्रश्न पूछा जाता है। और जैसा कि आप बेहतर तरीके से पता आपको है कि मैं इसके कश्यप सामान्य अध्ययन के प्रश्न को आपके सामने हल करता हूं, जो कि जिसकी शुरुआत 91 नंबर से होती है सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में। तो आइए सामाजिक अध्ययन के 91 नंबर के प्रश्न से शुरू करें। कौन सा मौलिक अधिकार का उपयोग का उदाहरण नहीं है? पहला प्रश्न भी आपके सामने दिया गया है। ये प्रश्न क्या है? नकारात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न जो आपके सामने आया है ये नकारात्मक है। कहता है कौन सा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किसका है? नागरिकों का है। इसको याद रखना है। राज के विरुद्ध, राज के विरुद्ध नागरिकों को दिया गया अधिकार ही मौलिक अधिकार। यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे न्यायालय जा सकते हैं। पता है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बिहार के मजदूरों को पंजाब के खेत में काम करने जाना। आप देखिए संविधान का अनुच्छेद 19 का जो है जी नंबर का पॉइंट कहता है कि भारत में कहीं भी, भारत में कहीं भी रोजी रोजगार की तलाश करने, रोजी रोजगार की तलाश करने, अपनी जीवन यापन के लिए रोजी रोजगार की तलाश करने के लिए आप भारत में कहीं भी, कहीं भी, तो पंजाब ही तो भारत का अंग है। क्या कहता है? पंजाब में आप खेत में काम कर सकते हैं। ईसाई मिशनरी द्वारा मिशनरी स्कूल की श्रृंखला चलाना। अब देखिए इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 30, संविधान का अनुच्छेद 30 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 30 लिखता है कि भारत के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय, ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय में आता है। तो अनुच्छेद 30 कहता है ईसाई समुदाय के लोग, अर्थात अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निजी शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, धर्म की पढ़ाई कर सकते हैं। अर्थात 30 के आधार पर ये भी जो है सरकारी नौकरी में औरत और मर्द में समान वेतन मिलना। यहाँ क्या पूछ रहा है? मौलिक अधिकार पूछ रहा है। बच्चे द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। अब जिस प्रकार का यहाँ विकल्प आपके सामने है, सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन। अब अनुच्छेद 14 की बात करें, कहता है विधि के समक्ष समानता, कानून के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो।
सबको समान अधिकार समान सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर संविधान का स्पष्ट रूप से तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपके वो कहता है कि संपत्ति के स्त्री और पुरुष दोनों को तो सरकारी क्षेत्र में जो है, जो यहाँ इसको कह सकते हैं कि अनुच्छेद 16 भी आप लग सकते हैं, अवसर की समानता, अवसर की समानता कि स्त्री और पुरुष दोनों को चाहे जाति धर्म लिंग प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं। तो यहाँ पर 16 के आधार पर, या उसको और भी रख सकते हैं 14 विधि के समक्ष समानता कानून सभी। अनुच्छेद 15 भी क्या कहता है, जाति धर्म लिंग प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना, इसलिए इसे भी शामिल कर ले। लेकिन संपत्ति के विरासत पाना, संपत्ति का विरासत पाना क्या है, ये तो आपका अधिकार में रहा नहीं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार है नहीं। 31वां संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया, उसे विधिक लीगली या कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार रहा ही नहीं। ये हम चलिए यहाँ पर लिख दें, ये चलिए लिख दें अनुच्छेद 19 का जी, इसको कर दीजिए अनुच्छेद 30, इसको कर दीजिए 16, लेकिन ये तो अब रहा नहीं, उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। अगले सवाल पर आइए, बिहार में अति जल दोहन, अति जल दोहन, दोहन मतलब क्या है, अत्यधिक जल का प्रयोग करना। भूमि जल को हर घर में देखो, पहले कुआं हुआ करता था, हर गांव में तालाब हुआ करता था, अब क्या करते हो, हर घर में नलकूप लगा दिए हो, नाली हर जगह पक्की बना दिए हो। तो पहले कुआं में प्राकृतिक जल जमा रहता था, तालाब में प्राकृतिक, अब तो केवल जमीन से पानी निकालते हो, पानी अंदर जाने का रास्ते नहीं। बरसात में पानी आया, बाढ़ आया, फिर नदी के सहारे समुद्र में मिल गया। भू जल का अति जल दोहन, जल का अति जल दोहन करने से लगातार मिट्टी से निकाल रहे हैं पानी, तो पहले पानी प्रचुरता में था, चलो बाहर निकल गया, अब पूरे मिट्टी और जो अंदर चट्टान है सबसे, तो उसमें आर्सेनिक की मात्रा, जो जहरीला गैस होता है, बिहार का देखो पानी पीने के लायक नहीं रह गया, उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने से कैंसर सहित कई प्रकार की बीमारियां, पेट की बीमारियां से लेकर कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। लौह तो मानव जीवन के लिए काफी लाभदायक होता है, लौह तत्व से आपके देखते हैं हेमोग्लोबिन में लौह तत्व रहती है, तो लौह तत्व यदि अधिक होता तो अधिकता तो हर जगह नुकसानदायक है, लेकिन वह कम नुकसानदायक होता। यहां पर है आर्सेनिक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का पहला शासक, मगध में सबसे पहला हर्यक वंश, मगध में जो है सबसे पहला हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। क्रमशः 4 वंश ने मगध पर शासन किया। हर्यक वंश से 545 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश। इस वंश का पहला शासक कौन है, बिंबिसार। बिंबिसार के बाद उसका बेटा है अजातशत्रु। उसके बाद तीसरा नंबर पर जो आता है वो है उदयन, उदयन। और प्रसेनजीत, प्रसेनजीत जो है यह बिंबिसार, बिंबिसार का जो है साला है। प्रसेनजीत की बहन की शादी बिंबिसार से है। ये कहाँ का है, कौशल अर्थात उत्तर प्रदेश। ये कहाँ का शासक है, कौशल का शासक। महावीर तो जैन धर्म के 24वें, जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ, तो वैशाली के क्षेत्र में।
वैशाली जब बोला गया तो मतलब क्या हुआ, लिच्छवी गणराज, तो लिच्छवी में हुआ। यहाँ अलग अलग वंश के उत्तराधिकारी हैं, तो बिंबिसार, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी ग्रीब। अब देखो एक प्रश्न पर जब आप अपने से बनाते हो तो एक में बार में केवल एक सवाल हल कर पाते हो, सीधा जानते हैं भाई ठीक है मगध साम्राज्य पहला राजा बिंबिसार है, तो जानकारी मिली कि दूसरा राजा अजातशत्रु है। जानकारी मिली नंबर 3 की प्रसेनजीत कौशल राजा है। जानकारी मिली महावीर के बारे में कि 24वां और अंतिम तीर्थंकर है। जानकारी मिली कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ, जानकारी वैशाली के लिच्छवी गणराज में हुआ। मगध पर क्रमशः राजवंश। तो हर एक एक प्रश्न पर आप कितने प्रश्न का उत्तर, प्रश्न आ सकता है मगध का द्वितीय राजवंश कौन था, मगध पर जो है क्रमशः राजवंश कौन था। यहाँ पर कितने हर एक प्रश्न पर यही आपका एक्सप्लेनेशन की यही मूल विशेषता होती है, जहां न्यूनतम समय में आपको अधिकतम रिटर्निंग मिलता है। समय उतना ही है, आप घर पर बनाते उतना ही समय लगता। 20 क्वेश्चन बनाने में लगभग आपको 20 मिनट समय लगता है, ही 20 मिनट में आप 100 क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। और ये कहां से मिलता है, जब आप यूनिक भारती और इसके कश्यप से जुड़ जाते हैं। देखिए आपको कितनी ब्रीफ नॉलेज होती है, लेकिन ये नॉलेज तभी आप व्यवहारिक रूप से प्राप्त कर पाओगे जब यूनिक भारती का बुक आपके हाथ में होगा। यूनिक पब्लिकेशन का बुक जो है परीक्षा प्रयोगी शिक्षकों के माध्यम से उचित उपयोगी क्या कर सकते हैं, अनुभवी शिक्षक के द्वारा उसके प्रश्न को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है, ताकि बेहतर ब्रीफ नॉलेज हो सके। आइए अगले प्रश्न पर। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला, 1914 से 1918, लगभग 4 वर्ष से कुछ अधिक समय तक युद्ध चला था। युद्ध 2 भागों में बटा हुआ था। युद्ध किस लिए हुआ था, साम्राज्यवाद का परिणाम था। साम्राज्य राज का विस्तार के लिए युद्ध हुआ था। साम्राज्यवादी राज कौन थे, जो थे यूरोप के, इंग्लैंड यूरोप के, फ्रांस यूरोप के, जर्मनी यूरोप के, इटली यूरोप के, रूस भी चलो यूरोप के, ये तो सब तो यूरोपीय थे। सब लोग राज का विभाजन, राज का विस्तार चाहते थे। तो लड़ा कहाँ गया, यूरोप में लड़ा गया। इसमें 2 भाग बटे हुए थे, एक को कहते हैं मित्र राष्ट्र, एक को कहते हैं मित्र राष्ट्र, एक को कहते हैं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र जो युद्ध को शुरुआत के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, देखो तीनों का तीनों यूरोप का है। चलो मित्र राष्ट्र में है फ्रांस, ये भी यूरोप का, इंग्लैंड ये भी यूरोप का, रूस ये भी यूरोप का। बाद में इसका सहयोगी बना यूएस, चलो ये उत्तरी अमेरिका का है। तो मूलतः युद्ध कहाँ चला, यूरोप में युद्ध चला। किस लिए चला, एशिया और अफ्रीका के विभाजन के लिए, आपस में बांटने के लिए चला। अब्दुल मजीद, याद कीजिए जब PYQ का पहला सेट पर विश्लेषण कर रहे थे तो बतलाए थे कि 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा गुजरात का व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड मार्ग होते हुए भारत का तटीय नगर कालीकट पहुंचा, जहां का स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया, जबकि पहले से व्यापार कर रहा अरब व्यापारियों ने विरोध किया। याद है ना। अब देखो विश्लेषण करने का ही होता है, एक बार आप सुन चुके थे प्रश्न को कुछ नए रूप में या रिपीट रूप में, उसको फिर से दोबारा सुनने का अवसर मिलता है। तो 100 बार पढ़ा हुआ, एक बार सुना हुआ, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। यहाँ सुन सुन कर ही आपको अधिकांश प्रश्न हल हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया, गुजरात का जो वास्को डी गामा को भारत लेकर आया। पायराइट्स जिसे झूठा सोना, पायराइट्स को बोलते हैं
इसे झूठा सोना के नाम से जानते हैं। पायराइट जो है वो झूठा सोना कहलाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में रहता है। जो खाद बनाने में काम आता है। इसका लगभग जो है 90% प्लस भंडार अकेले बिहार के क्षेत्र में, बिहार के रोहतास सासाराम रोहतास के क्षेत्र में इसका विश्व दुनिया का है। भारत का, पूरे भारत का लगभग 90% प्लस जो है अकेले बिहार और केरला में। भारत का मोनोजाइट, केरला में क्या है, मोनोजाइट, अर्थात जिसे क्या बोलते हैं, थोरियम। दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का क्षेत्र है कर्नाटक। भारत का सबसे अधिक कहवा, भारत का विश्व का नहीं, भारत का सबसे अधिक कहवा के लिए कर्नाटक है। राजस्थान जो है सो अपने ऐतिहासिक नगर, राजाओं की नगर और थार मरुस्थल के लिए जाना जाता है। थार मरुस्थल के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है 1945 में यूएनओ का गठन। यूएनओ गठन कब होता है? तो गठन होता है 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ। 1945 यहाँ लिखी। गठन करने में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? तो यूएसए का राष्ट्रपति थे उस वक्त, उसका नाम था रूजवेल्ट। क्या नाम था? तो रूजवेल्ट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। शुरू में तो 50 देश, बाद में एक और, अर्थात टोटल 51 देश ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और अभी वर्तमान में जो है, अभी वर्तमान में इसमें 193 देश है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क। यूएनओ का सचिवालय का जो से महासचिव बोलते हैं, यूएनओ के 6 अंग होते हैं। यूएनओ का 6 अंग होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग को क्या बोलते हैं? महासभा। उसके बाद का जो होता है वो होता है सचिवालय, इसके जो अध्यक्ष होते हैं यूएनओ के महासचिव, उसे क्या बोलते हैं? यूएनओ का महासचिव। वर्तमान में कौन है? पुर्तगाल का एंटेनियो गुटेरस इसके वर्तमान महासचिव। अब जिस प्रश्न को निकालिए, हर प्रश्न का देखिए यहाँ वर्तमान जानकारी हो गई, गठन की तारीख की जानकारी हो गई, गठन में स्थापना करने में योगदान किनका रहा उसकी जानकारी हो गई, मुख्यालय की जानकारी हो गई, कितने अंग हैं उसकी जानकारी हो गई, इसके वर्तमान महासचिव कौन है। तो हर प्रश्न पर एक्स्ट्रा। लोकसभा चुनाव के लिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, सभी चुनाव को कराने के लिए, सभी चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराने के लिए निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग होता है, जो संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग ही निष्पक्ष तरीके से चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी है? निर्वाचन आयोग। यह कैसी संस्था है? यह एक
स्वायत्त शासी संस्था। यह कैसी संस्था है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है। लोकसभा चुनाव का अभाग होता है। भारत के राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं। कहता है अनुच्छेद 53 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होती है। उच्चतम न्यायालय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का ये हेड होता है। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत, सूचना का अधिकार कानून की शुरुआत जो है लगभग 2000 ईस्वी से, लगभग 2000 ईस्वी से शुरू होती है। अरुणा राय के नेतृत्व में यह आंदोलन की शुरुआत होती है और इसी आंदोलन के फलस्वरूप 2002 ईस्वी में, इसी आंदोलन के फलस्वरूप जो है 2002 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार एक्ट पास हुआ था और इसी एक्ट को सूचना का अधिकार 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के नाम से जाना गया। मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसका नेतृत्व अरुणा राय कर रही थी। भारत के राजस्थान से इसकी शुरुआत होती। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के बाद दूसरा नंबर पर जो राज्य है वो राजस्थान ही है। मध्य प्रदेश को में सोयाबीन सबसे अधिक होता है, इसलिए सोया राज्य के नाम से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में वन भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे कम वन जो है वो हरियाणा में पाया जाता है। अभी बताया बिहार पाइराइट्स में भारत का सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो हर राज्य में कुछ न कुछ विशेषता होती है, उस विशेषता को जानना है और वो जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? एक साथ, भले कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती है, लेकिन एक साथ दोहरा ज्ञान तो हो सकता है। किताब पढ़ते हैं, अपना परीक्षण भी होता है, नॉलेज होती है। देखिए डबल इंजन की तरह, यहाँ डबल इंजन की सरकार बोलते हैं कि लाभ, डबल इंजन की तरह लाभ होता है कि हर एक प्रश्न पर बेहतर जानकारी आप प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन इसका लाभ आप तभी ले पाओगे जब हाथ में पुस्तक होगी। और मैंने पहले भी कहा है और बारंबार, पुस्तक जो है वह सबसे निस्वार्थी मित्र होता है। पुस्तक से बड़ा कोई मित्र नहीं। और पुस्तक चलिए अनेक पुस्तक है, लेकिन यही क्यों? क्योंकि यह पुस्तक विद्यार्थी के लिए समर्पित रहा है। विद्यार्थी की हित, उसकी आकांक्षा की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहा है। परीक्षा के पैटर्न को आधार बनाकर प्रश्न पूछता है, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। कौन एक राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ जिसे बोलते थे लीग ऑफ नेशन, इसका गठन हुआ 10 जनवरी 1920 को। इसके स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था यूएसए का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वुडरो विल्सन की अथक प्रयास से लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ, लेकिन स्वयं वुडरो विल्सन के प्रयास के बावजूद भी अमेरिका इसका मेंबर नहीं बन सका। और यही इसकी असफलता का कारण भी था। अमेरिका की सीनेट ने अस्वीकार कर दिया लीग ऑफ नेशन का मेंबर। इंग्लैंड था, जहां जर्मनी शुरू में था, लेकिन 1933 में जर्मनी उससे अलग हो गया। फिर बाद में अलग देश उससे अलग होने लगे और वो कमजोर संस्था, मृतप्राय संस्था। अब यहाँ देखो, कम जानकारी तो है, तो भी कब स्थापना हुआ ये जानकारी मिल गया, किसने बनवाया ये जानकारी मिल जाता है। जर्मनी कब अलग हुआ इसकी भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो हर प्रश्न में कहीं न कहीं जानकारी आपको अनिवार्यतः जो है मिलना, एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिलता ही मिलता है। हाँ भी देखिए क्या है,
आप कम से कम 3 एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, भारत ही नहीं पूरे एशिया का, भले आज संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक तेल के महत्वपूर्ण उत्पादक हों, लेकिन पहला जो तेल की खोज हुई, वो तेल की खोज कहाँ हुई थी? भारत के क्षेत्र में 1889 में तेल कुआं की खोज की गई। और असम के डिगबोई में 1901 में सबसे पुराना तेल क्षेत्र, उसी कुआं की खुदाई शुरू हो जाती है। यह भारत ही नहीं एशिया का पहला था। फिर बॉम्बे हाई महाराष्ट्र के क्षेत्र में, से भी तेल। हल्दिया क्या? हल्दिया तो बंदरगाह है। हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल का बंदरगाह है। और नेवली तमिलनाडु, यहां पर लिग्नाइट कोयला का ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। लिग्नाइट कोयला का ये महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। तर्क और अभिकथन, रूढ़िवादी धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती जिसमें वो अच्छे एकदम सही है। 8वीं पढ़ना है। रूढ़िवादी मतलब रूढ़िवादी क्या है कि नहीं, महिला जो है सो खाना ही बनाएगी, उसके पास भले एबिलिटी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह, पहली आईपीएस किरण बेदी की तरह उसमें क्षमता हो, ममता बनर्जी से लेकर मायावती तक की क्षमता हो, लेकिन नहीं, रूढ़िवादी समाज महिला जो है सो घरेलू काम ही, उसमें प्रकृति उसे बेहतर काम करने का आदेश। तो महिला एक से एक जो है सो दुनिया के हर काम को करने में, बैंकर से लेकर के अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी सफलतापूर्वक, भारत की सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला से तो परिचित होंगे ही। रूढ़िवादी है ना कि यह अमुक जाति वाला लोग अमुक के काम करेगा, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, यही होती है रूढ़िवादी। अर्थात आप में योग्यता भी है, लेकिन फिर आपको रोक दिया कि लाइन दम सही है। रूढ़िवादी धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशल को देखने से रोकती था। उन्हें एक ही प्रकार के नहीं, तुम कपड़े धोना है, भोजने बनाना है, अमुक व्यक्ति जो है सो अमुक जाति वाला अमुक के काम करेगा, और उसमें कुछ विशिष्ट गुण हो सकता है। तो वो सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी ठाकुर कहते नहीं, तुम जो है तो खाली नाई का काम है, दाढ़ी बनाना, तुम ही वही बनाओगे, राजनीति में नहीं आओगे, तो फिर वो उसकी योग्यता से हम परिचित हो पाते नहीं हो पाते। दोनों लाइन सही है, सही व्याख्या भी करता है। ये 6ठा क्लास में पढ़ना है। 6ठा क्लास पॉलिटिकल साइंस निकालिएगा नारी साहब, तो पहला अध्याय यही शुरुआतें करता है, रूढ़िवादिता। अगला जो सवाल है भारतीय भूभाग का, अब देखो एक बार पीपाई क्यों पूछा था, भारत में विश्व की कुल कितनी जनसंख्या? 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या पूछा। तब देखो क्षेत्रफल पूछ रहा है, 2.43%। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का स्थान विश्व में 7वां है, और जनसंख्या में शायद वर्तमान में जो है भारत विश्व का प्रथम स्थान पर आ गया है। चीन से भी हम आगे हो गए हैं। तो विश्व की कुल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत एशिया महादेश में अवस्थित देश है। जनसंख्या में विश्व में अब नंबर 1 हो गया है, और क्षेत्रफल में नंबर 7वां पर है। पैमाने पर मानचित्र, आप मानचित्र बनाते हो, देखते हो मानचित्र भारत का बनाते हो, छोटा सा ग्लोब पर पूरा विश्व फैला हुआ है। तो क्या है, वहां पर पृथ्वी पर जो अंश है उसको एक छोटे से अंश के रूप में वहां दिखलाते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर या 1 मिलीमीटर की दूरी बराबर इतना किलोमीटर। तो उसको एक क्या दिखलाते हैं, उसे प्रतिनिधि अंश के रूप में, अर्थात वास्तविक दूरी और आभासी दूरी को वहां पर दिखलाते हैं। तो प्रतिनिधित्व कर रहा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को आप 10 इंच में बना देते हो, 10 इंच प्रतिनिधित्व दिखला रहा है। 32,87,000 दूरी लंबाई चौड़ाई में यदि दिखला रहा है,
233 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर को आप कुछ इंच में दिखलाते हो प्रतिनिधि अंश के रूप में, या आप देखते हो मानचित्र पर अलग अलग उसका हरा रंग है तो मतलब मैदान का है, नीला रंग है तो समुद्र का है, उसको अलग अलग रंगों के माध्यम से दिखलाते हैं। ये भी आपका शायद 8वां क्लास में पढ़ना है मानचित्र के बारे में। कौन सी स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शर्त नहीं है? नकारात्मक प्रश्न आपके सामने रखा है, नहीं, अर्थात कहीं न कहीं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है उसके रास्ता में अड़चन पैदा कर रहा है। तो नागरिक की सक्रिय भागीदारी, तो लोकतंत्र का आखिर परिभाषा ये बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, ये तो लोकतंत्र की सबसे बेहतर बात है कि नागरिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उम्मीदवार के बीच भेदभाव, यदि उम्मीदवार के बीच भेदभाव नहीं हो, सभी उम्मीदवार एक दूसरे का तारीफे करें तो कैसे वोट मिलेगा? एक दूसरे की आलोचना करेंगे, एक दूसरे की कमी को खोजेंगे ताकि हम श्रेष्ठ हैं, हमको चुन लो। चलिए अब यहाँ देखना, सभी उम्मीदवार के लिए समान अवसर, ये तो सही है, हर को अवसर है। जिसको जनता वोट दिया, जिसको जनता ने समर्थन दिया, वो जो है चुनाव जीतने में सफल होगा, वहां तो जरूरी है। स्वतंत्र चुनाव आयोग, तो उम्मीदवार के बीच भेदभाव, चलिए यही सबसे महत्वपूर्ण, उम्मीदवार के बीच भेदभाव उसके गुणों की, उसके अवगुणों की बतलाना है, लेकिन नहीं है कि अमुक जाति का, अमुक धर्म का, अमुक पैसा वाला या गरीब तो आपको अधिक समर्थन मिलेगा, वो नहीं, सबको समानता का अवसर है। अर्थात यहाँ पर आंसर क्या हो गया? बी हो गया। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? हमारे देश में लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी आबादी के साथ सबसे बड़े लोकतंत्र बन चुके हैं। तो लोकतंत्र में क्या जरूरी है? जैसे आपकी सफलता के लिए क्या जरूरी है? आपकी सफलता के लिए जरूरी है कि आपके हाथ में पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, और पाठ्य पुस्तक में बेहतर पुस्तक, बेहतर पुस्तक यूनिक भारती से बेहतर क्या हो सकती है विकल्प? तो कई प्रकार की सरकार होती है, कई प्रकार के बुक बाजार में है, उसमें सबसे अच्छा सरकार लोकतंत्र है, सबसे अच्छी बुक जो है यूनिक भारती है। उसी प्रकार चुनना है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। तो लोकतंत्र का मूल आधार चुनाव है, जो प्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया है। लोकतंत्र पढ़ते हैं 6ठा क्लास में है कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष, स्वतंत्र और नियमित, देखो लिख लो, निष्पक्ष, स्वतंत्र और नियमित चुनाव का अवसर उपलब्ध होना चाहिए। शिक्षा और राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र स्थापित नहीं। आखिरकार आप शिक्षित नहीं रहोगे तो कैसे पहचान करोगे कि अमुक उम्मीदवार हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये भी जरूरी है। न्यायिक व्यवस्था भी लोकतंत्र का एक स्तंभ है। यदि न्याय नहीं हो, आपका अधिकार हनन हो, तो कैसे आप हल करोगे? ये भी जरूरी है कि स्वतंत्र न्याय हो, अर्थात आवश्यक है, सभी हमको चुनना होगा, है ना। भारत और बांग्लादेश की सीमा याद कीजिए, क्योंकि हर दिन आप हर सेट को पढ़ोगे और हर सेट का एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो हर सेट से कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो अगला सेट में काम आ जाएगा। याद कीजिए, बीते हुए जो है सेट में आपको बतलाए थे कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर मिलती है। भारत की सीमा 8 राज्य से, 8 देश से, बांग्लादेश के अलावा चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार तथा बर्मा से मिलती है। टोटल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर में सबसे लंबी सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा, है ना याद। तो हर यदि आप लगातार एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो उसका लाभ ये मिलता है कि अगला सेट जब आप बनाते हैं तो उससे कुछ क्वेश्चन उस पिछला एक्सप्लेनेशन से हल हो जाता है। ये लाभ आपको हर समय रिसाइकलिंग के रूप में मिलता रहेगा। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी ताजा पानी मतलब मीठा जल, मीठा जल कैस्पियन सागर कहाँ है? ये देखो, एशिया और यूरोप को अलग करती है। ये विश्व का सबसे बड़ा, ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा झील है।
विश्व का सबसे बड़ा झील है जो खारा पानी का है। मृत सागर विश्व का सबसे खारा जल का सागर है। ये कहाँ है? ये भी एशिया में ही है। तो इजराइल और जॉर्डन के बीच। अरल सागर ये क्या है? रूस में है। ये तो अब लगभग सूख चुका है। बुलर झील जो कहाँ है? कश्मीर में है। इसमें झेलम नदी से इसका जल का जो स्रोत होता है, ये झेलम से इसको जल मिलता है। एशिया का सबसे ताजा मीठा पानी का झील हो जाता है। आपने पहली रेलगाड़ी, ये भी देखो क्वेश्चन P/Q से निकालिए, एक्सप्लेनेशन को देखिए, पहले ही आप उत्तर दे दोगे कि पहली ट्रेन जो चली थी 16 अप्रैल 1853 के बीच चली थी। कहां से कहां तक? तो बंबई से ठाणे के। उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। और टोटल दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। दुनिया का सबसे पहला, विश्व में प्रथम रेल कहां चला? इंग्लैंड में चला। कहां चला था? तो लिवरपूल से मैनचेस्टर दुनिया में सबसे पहले चला। अब भारत में 1853 में चला। आपके सामने अंतिम क्वेश्चन आ चुका। 20 प्रश्न का सेट जो आपका P/Q है, कल MCQ रहेगा। वह बेहतर सरल तार्किक रूप से जानना है, समझना है। जरूरत के हिसाब से आप नोट करते चले। किताब में ही कहीं जगह हो तो ही नोट करें, क्योंकि कॉपी में हो सकता है दोनों अलग अलग जगह भूल भी जाएं। जब भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, यूनिक भारती का वो किताब है, वहां भी एक्सप्लेनेशन है, और दूसरा तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा जहां आपकी ब्रीफ नॉलेज होगी। तो किताब और ये एक्सप्लेनेशन दोनों को जब साथ जोड़ देंगे तो सफलता का पर्याय होगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने, औपनिवेशिक मतलब गुलाम भारत में अंग्रेजों के जो अधिकारी थे, वन का उपयोग किस रूप में? यूं तो बहुत सारे विकल्प, जैसे वन का उपयोग उन्होंने रेल पटरी के निर्माण के लिए किया। वन का उपयोग जो है नेवी के जहाज निर्माण के लिए भी किया। वन का उपयोग जो है चाय, वन का उपयोग वो चाय कहवा की खेती के लिए भी की। वो तो विकल्प निर्भर करता है। अब यहाँ विकल्प वन संरक्षण तो उसका उद्देश्य था नहीं, उसका तो शोषण करना तो हो। वो सुंदरता के लिए उसका कोई उपयोग नहीं करना था। आजीविका जनजाति का तो वह आपने पढ़ा, असम के क्षेत्र में प्रवासी के लिए किस प्रकार से मजबूर किया गया। निर्यात के लिए बहुमूल्य लकड़ी को निकालना ताकि बेचकर लाभ प्राप्त कर सकें। चंदन बेचकर, सागवान बेचकर, टीक बेचकर लाभ प्राप्त करना। तो केवल लाभ प्राप्त करना। अब यहाँ देखना होगा विकल्प में वो लाभ का कौन सा हिस्सा दिया है। प्रिय विद्यार्थीगण, ये 20 प्रश्न का ये सेट समाप्त होता है। पुनः अगले दिन अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ, नए P/Q के साथ इसी तरह से पढ़ेंगे ताकि आप बेहतर बन सकें, अपने आप को परीक्षा के अनुकूल बना सकें, जहां हर कदम पर यूनिक भारती और SK कश्यप आपके साथ खड़ा मिलेगा। और इसके लिए जरूरी है आगे भी अपनी परीक्षण भी करते रहें, तो यूनिक जो है सो टेस्ट पास में बैठे। उसके लिए बस इसको केवल डाउनलोड करना है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर आपके सामने उपलब्ध है। आज की क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।